जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज हम लोग का विषय है कूलॉम्स लॉ, कूलॉम के नियम। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कूलॉम्स लॉ क्या होता है। तो आपको जो पिछला लेक्चर उसमें बताया गया था कि जो पॉइंट चार्ज होते हैं या जो आवेश होता है, इसके कारण दो तरह की फील्ड क्रिएट होती है। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। जो अपने स्थिर आवेश होते हैं वे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों क्रिएट होती है, किस कारण क्रिएट होती है, वह पॉइंट समझने के लिए हम लोगों को जानना पड़ेगा कूलॉम्स लॉ के बारे में, कूलॉम के नियम के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर दो पॉइंट चार्ज मीन्स होता है छोटे छोटे आवेश। तो यहाँ पर दो पॉइंट चार्ज एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं और इन दोनों का जो परिमाण है Q1 और Q2 दिखलाया जाता है। और दोनों आवेश पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं, समान प्रकृति का मतलब प्लस प्लस व माइनस माइनस का कॉम्बिनेशन है। तो जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं एक दूसरे को रिपेल करने का काम करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2, प्लस Q1 और प्लस Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे गए। तो ये दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं। तो एक दूसरे को करेंगे क्या, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर यह पहला बल है Q1 पर लग रहा है, किसके द्वारा, Q2 के द्वारा, यह F1 फोर्स लग रहा है। और Q2 पर Q1 के द्वारा F2 फोर्स लग रहा है। और इन दोनों फोर्स की जो दिशा एक दूसरे के विपरीत दिखलाई गई है, अर्थात ये दोनों बल दोनों आवेश को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। इस फिगर में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है माइनस Q1, दूसरा पॉइंट चार्ज है माइनस Q2। अर्थात ये दोनों पॉइंट भी समान प्रकृति के हैं। और यदि समान प्रकृति के हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माइनस Q1 पर माइनस Q2 के द्वारा जो बल लग रहा है वह बल F1 है। और यहाँ पर जो बल लग रहा है यह बल F2 है। इसके बाद यदि हम लोग इस फिगर को देखें तो यहाँ पर दो विपरीत पॉइंट चार्ज प्लस Q1 और माइनस Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे जाते हैं। तो अब चूंकि ये दोनों पॉइंट चार्ज विपरीत नेचर के हैं, विपरीत प्रकृति के हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक फोर्स दिखला देते हैं F1। और यह जो दूसरा फोर्स है अपना यह हो गया F2। और इन दोनों की दिशा आप देख रहे हैं कि ये दोनों आवेशों को एक दूसरे के पास लाने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात एक दूसरे को आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। तो आप याद कर लिए, आपको समझ में आ गया होगा कि प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, माइनस माइनस रिपेल करते हैं, जबकि प्लस और माइनस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। और जिस बल से ये दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं या आकर्षित कर रहे हैं, उस बल को हम लोग वैद्युत बल या कूलॉम्स बल कहते हैं। दो पॉइंट चार्ज स्थिर बिंदु आवेश जिस बल से एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं,
या प्रतिकर्षित करते हैं उस बल को हम कूलॉम्स बल या वैद्युत बल के रूप में जानते हैं। अब जो वैद्युत बल है या कूलॉम्स बल है, यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है कि आकर्षणात्मक और प्रतिकर्षणात्मक दोनों नेचर का होता है। वैद्युत बल आकर्षणात्मक भी होता है और वैद्युत बल प्रतिकर्षणात्मक भी होता है। कब वैद्युत बल आकर्षणात्मक होता है? जब दोनों बिंदु आवेश की प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होगी। एक पर प्लस चार्ज होगा, दूसरे पर माइनस चार्ज होगा, या पहले पर प्लस चार्ज होगा, दूसरे पर माइनस चार्ज होगा, तो ये दोनों आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जबकि दोनों बिंदु आवेश की प्रकृति जब समान होगी, अर्थात दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या तो निगेटिव होंगे, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे। तो वैद्युत बल आकर्षणात्मक भी होता है, प्रतिकर्षणात्मक भी होता है। अब जो वैद्युत बल है, इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच जो वैद्युत बल काम कर रहा है, उस वैद्युत बल को मेजर करने के लिए, उसकी गणना के लिए हमें कूलॉम्स लॉ की जरूरत पड़ती है। तो कूलॉम्स लॉ क्या करता है कि r दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, अभी आपको बताया गया कि वैद्युत बल आकर्षणात्मक भी होगा, वैद्युत बल प्रतिकर्षणात्मक भी होगा। तो r दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण 3 पॉइंट पर डिपेंड करता है, 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। जो अपना पहला फैक्टर है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, दोनों बिंदु आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, या प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 होता है। यह पहला पॉइंट आपका। दूसरा पॉइंट कहता है कि जो कूलॉम्स फोर्स होता है, यह दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या प्रोपोर्शनल टू 1/r², या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इसके बाद जो कूलॉम्स फोर्स होता है, जो अपना वैद्युत बल होता है, दोनों आवेशों के बीच स्थित माध्यम की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है, और दोनों आवेशों के बीच स्थित माध्यम के परावैद्युतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब परावैद्युतांक क्या होता है, इसे इसी लेक्चर में आगे चलकर क्लियर किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो कूलॉम्स फोर्स होता है, जो वैद्युत बल होता है, 3 फैक्ट पर डिपेंड करता है। पहला, दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, और दोनों बिंदु आवेशों के बीच स्थित माध्यम के परावैद्युतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि इन तीनों फैक्ट को हम लोग मिला दें तो पाएंगे यह समानुपाते Q1 Q2/kr²। यदि इन तीनों तथ्यों को मिला देते हैं तो कूलॉम्स फोर्स के रूप में हमें मिलता है यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/kr²। और जब इस समानुपाती स्थिरांक को हटाएंगे तो 1/4πε0 के रूप में एक समानुपाती स्थिरांक लाएंगे। और इस प्रकार से जो कूलॉम्स फोर्स का फार्मूला प्राप्त हुआ, जो व्यंजक प्राप्त हुआ, वह बना F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/kr²। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/kr²। कूलॉम्स लॉ की जो डेफिनेशन है वह कहती है कि r दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल
दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और दोनों बिंदु आवेशों के बीच स्थित माध्यम के परावैद्युतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह फार्मूला यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान KR²। अब देखिए इस फार्मूले में जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आया हुआ है, इसका जो आंकिक मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो आंकिक मान होगा वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 में जो एप्सिलॉन 0 आया होगा इसे निर्वात की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 में एप्सिलॉन 0 को, एप्सिलॉन नॉट को हम लोग निर्वात की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस करते हैं। अब वैद्युतशीलता क्या होती है? तो आपने एक शब्द सुना होगा सहनशीलता। सहनशीलता वह गुण होता है जो किसी प्रतिरोध को सहने की क्षमता देता है। और जब सहनशीलता की एक सीमा होती है और जब प्रतिरोध सहनशीलता को पार करता है तो वह विरोध का रूप ले लेता है। तो उसी प्रकार से जब हम किसी पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं या किसी पदार्थ के ऊपर वैद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो वैद्युत क्षेत्र उस पदार्थ को पोलराइज करने का काम करता है, उस पदार्थ को तोड़ने का काम करता है। अब भैया कोई भी फैमिली है, अब उसे यदि कोई तोड़ने का काम करेगा तो जैसे आपकी फैमिली है, आपको कोई फैमिली में कई मेंबर होंगे, अब कोई पड़ोस का किसी मेंबर को क्या करा, भड़का। तो जब कोई भड़काएगा तो वह मेंबर क्या करेगा, कुछ हद तक उसकी बात को कुछ समय तक इग्नोर करेगा, इग्नोर करते जाएगा, लेकिन लगेगा कि अब यह हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गया तो वह क्या करेगा, खुद उसके ऊपर भड़क जाएगा कि पहले तुम अपना देखो फिर हमारे परिवार के बारे में बात करो। तो उसी तरीके से जब किसी पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखा जाता है तो वैद्युत क्षेत्र उस पदार्थ को पोलराइज कर देता है, उस पदार्थ को तोड़ देता है। पदार्थ के भीतर आपको बताया गया दो तरह के आवेश होते हैं, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। तो वैद्युत क्षेत्र क्या करता है कि प्लस चार्ज को एक तरफ और माइनस चार्ज को एक तरफ, दो समूह में ब्रेक कर देता है। और किसी पदार्थ की जो वैद्युत, किसी पदार्थ की जो वैद्युत नेचर को धारण करने की जो क्षमता होती है या जो सहनशीलता होती है उसी को वैद्युतशीलता कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारा जो आशय समझ में आ गया होगा। तो एप्सिलॉन 0 को हम लोग निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता है। एप्सिलॉन 0 का जो आंकिक मान होता है वह होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 का जो आंकिक मान होता है वह होता है 8.85 गुणते 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और निर्वात की वैद्युतशीलता
तथा किसी माध्यम की वैद्युतशीलता का जो अनुपात होता है उसे परावैद्युतांक कहते हैं। अभी कुछ क्षण पहले आपको बताया गया कि जो कूलॉम्स फोर्स होता है दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, साथ ही साथ दोनों माध्यमों के बीच स्थित माध्यम के परावैद्युतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब परावैद्युतांक क्या होता है? वैद्युतशीलता को आपको समझाया गया कि वैद्युतशीलता किसी पदार्थ द्वारा वैद्युत क्षेत्र ग्रहण करने की सहन शक्ति को दर्शाता है, और निर्वात की वैद्युतशीलता तथा किसी माध्यम की वैद्युतशीलता का जो अनुपात होता है उसे हम लोग परावैद्युतांक कहते हैं, जिसे K से दिखलाते हैं। यदि बिंदु आवेश या पॉइंट चार्ज निर्वात अथवा वायु में तो परावैद्युतांक K का मान 1 होता है। K बराबर भी बताया गया आपको एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, जहां एप्सिलॉन किसी माध्यम की वैद्युतशीलता होती है जबकि एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता। तो माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। और यदि दोनों बिंदु आवेश किसी कहीं निर्वात में रखे गए हों या उनके बीच का माध्यम वायु हो, एयर हो, तो परावैद्युतांक K का मान 1 होता, और कूलॉम्स फोर्स का जो फार्मूला बनता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर का रूप लेता है। यहां से K क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहां से जो अपना K है यह हो गया कैंसिल, और जो फार्मूला आपका बना वह बना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यह आपका कूलॉम्स फोर्स या वैद्युत बल का फार्मूला। अब जो कुचालक पदार्थ होते हैं, कुचालक पदार्थ का तात्पर्य उन पदार्थों से होता है जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो जब कुचालक पदार्थ की बात करें तो कोई भी कुचालक पदार्थ हो उसके परावैद्युतांक का मान क्या होता है? कुचालक पदार्थों को हम लोग परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, और परावैद्युत पदार्थों के लिए K का मान सदैव 1 से बड़ा होता है। कुचालक या परावैद्युत पदार्थों के लिए परावैद्युतांक K का मान सदैव 1 से बड़ा होता है, जबकि धातुओं के लिए K का जो मान होता वह अनंत होता है। धातुओं के लिए K का मान क्या होता है? अपना अनंत होता है। तो यह रहा आपका कूलॉम्स लॉ के बारे में। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और आपको यहाँ पर जान लेना चाहिए। जैसे पूछा जाता है कि एप्सिलॉन 0 की बीमा क्या है? एप्सिलॉन 0 की बीमा, तभी आपको एप्सिलॉन 0 का जो आंकिक मान बतलाया गया 8.85 गुणित 10 के घाते -12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर बतलाया गया। तो फ्रेंड्स, अब यदि हम लोग इस मात्रक का सहारा लेकर निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र निकालें तो हम पाएंगे कि एप्सिलॉन नॉट का जो बीमीय सूत्र होगा, यहाँ पर देखिए कूलॉम आवेश का मात्रक है, और आवेश Q बराबर होता है I × T। I वैद्युत धारा जिसका बीमीय सूत्र A होता है, और T टाइम है जिसका बीमीय सूत्र T होगा, तो हो गया AT⁴ इसके बाद न्यूटन बल का मात्रक है, और बल का जो फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण से निकल कर आता है। तो द्रव्यमान का बीमीय सूत्र अपना यम होगा, और त्वरण का बीमीय सूत्र L(T⁻²) होगा, और यहाँ मीटर लंबाई का मात्रक है जिसका बीमीय सूत्र L(2) होगा। अब इसे हम यदि सॉल्व करें तो यह आएगा
t के पावर 2 और यह t के पावर -2 जब ऊपर a के पावर 2, t के पावर 2 और यह जब -2 ऊपर जाएगा तो t के पावर 4 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा आपका m के पावर -1 और यल के घातों को एकत्रित कर लेंगे तो यल के पावर -3। तो इस प्रकार से एप्सिलॉन 0 का जो बीमीय सूत्र आया a के पावर 2, t के पावर 4, यल के पावर -3 और m के पावर -1 प्राप्त हुआ। तो यह भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स चलिए, तो यह रहा आपका कूलॉम्स लॉ। हाँ, एक पॉइंट यहां पर और भी महत्वपूर्ण है। देखिए, अब यहां पर आपको यह ध्यान देना कि जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित होंगे तो जितना बल पहला बिंदु आवेश दूसरे पर लगाएगा उतना ही बल दूसरा बिंदु आवेश पहले पर लगाएगा। यह जो फोर्स है दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण पर डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि यदि Q1 का मान बड़ा है तो Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल F2 बड़ा होगा, या Q2 का मान बड़ा तो Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल F1 बड़ा होगा। ऐसा नहीं होता है। जितने बल से Q1 Q2 को प्रतिकर्षित करेगा उतने ही बल से Q2 Q1 को प्रतिकर्षित करेगा। अर्थात दोनों बलों का जो अनुपात होगा F1 संबंधित F2 का जो मान होगा सदैव 1 संबंधित 1 होगा। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जितना बल से Q1 Q2 को प्रतिकर्षित या आकर्षित करेगा उतने ही बल से Q2 Q1 को भी प्रतिकर्षित या आकर्षित करेगा। अर्थात दोनों बलों का जो अनुपात है 1 संबंधित 1 होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को पढ़ेंगे, साथ ही साथ कूलॉम्स लॉ का क्या यूज है इस पर चर्चा की जाएगी।